हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे अपने परिवार के साथ। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप जान रहे हो कि हमने अभी इससे पहले जो लेक्चर आपको दिया था वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बेसिक चीज़ें बताई थी और ख़ास करके क्लास 9th के लेवल की चीज़ें बताई थी। अब हमने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बता दिया है कि कैसे क्या चीज़ होता है, हमें क्या पढ़ना है। सॉरी, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात की है। अब हम क्या करेंगे कि आगे जो कंटिन्यू में होना है वो हमें पढ़ना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जैसे आपने अभी तक हमने जो पढ़ाया है आपको वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाया है। जैसे आपको मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाया है, ये पेयर वर्ड अगर हटा दे भी यहाँ से हम, अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है जिसका जनरल इक्वेशन आपने पढ़ा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यही आपका पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सर, यही क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। यानी कि एक तो ये सिंगल इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल का, अब ये ऐसे ही हमें एक इक्वेशन और होने, जो चीजें हम पढ़ेंगे वो पेयर के लिए पढ़ेंगे। यानी कि जो भी, अब ये आपको ये भी पता है कि ये एक लाइन डिनोट करेगा, ये L1 मान लो कोई लाइन का इक्वेशन होगा, ये क्या होगा कोई लाइन का इक्वेशन होगा। अब हमारे पास ऐसे ही एक दूसरा इक्वेशन भी होगा जिसको हम L2 बोलेंगे। तो अब हमारे पास जो भी चीजें हम नेचर, इसके सोल्यूशंस, ग्राफ, जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सब पेयर ऑफ इक्वेशन की बात पर पढ़ेंगे। तो पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही हम सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं इन टू वेरिएबल। तो सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चाहे आप बोलिए और चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या सिस्टम है। और इस पूरे जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पूरे उसको हम सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए इसके सिस्टम को हम देखते हैं क्या होता है। तो आपने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन जो होता है वो x और y की वैल्यू होती है, जो कि डिफरेंट की वैल्यू के लिए हम उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। हमने इक्वेशन के बारे में भी बात कर लिया था। अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ लेट कर लें कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ हम जनरल फॉर्म में इक्वेशन को नोट कर लें। द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल x and y, x and y इज क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वेयर a1 a2 b1 b2 and c1 c2 are the real numbers, are real numbers, all are real numbers and तो
आपने क्या देखा कि जनरल इक्वेशन आपने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हम ये आपने अभी जब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था तो हमने आपको पढ़ाया था कि ये एक लाइन डिनोट करता है। तो अगर हम इसको L1 लाइन कर दें और इसको L2 लाइन कर दें, मान लेते हैं कि पहला इक्वेशन किसके लिए है, L1 लाइन के लिए है, दूसरा इक्वेशन किसके लिए है, L2 लाइन के लिए है। तो अभी हम इसी पर जो है आगे इसी लाइन के L1 L2 लाइन के अकॉर्डिंग इसके नेचर्स की बात करेंगे कि इसके अलग अलग इन दोनों इक्वेशन का नेचर क्या होगा, ठीक है ना। तो इतना हम नोट कर लीजिए। और जहां तक कि सोल्यूशन की बात करें कि जैसे अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होता है, तो इसके सोल्यूशन के अकॉर्डिंग जैसे सोल्यूशन ऐसा होगा कि जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा सोल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही इसका सोल्यूशन कहलाएगा। ऐसी वैल्यू x और y की, अब वैल्यू x एंड y विच आर सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशंस इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही इसका सोल्यूशन होगा। अब सोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसका दो सिस्टम होता है, एक आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है ये भी यहीं पर नोट कर लीजिए। तो नोट में लिख लीजिए कंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब है यहाँ पर, कंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब है, यानी इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन, इसी को हम सिस्टम बोल रहे हैं। सिस्टम का मतलब यही है कि इन दोनों इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। तो ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट होंगे कब और कब इनकंसिस्टेंट होंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम पहले, क्योंकि ये अभी आप आगे जब हम बताएंगे तो उस वहां पर ताकि आपको पता रहे। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है, A system is said to be consistent if it has least one solution। ये लीनियर इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा जब इसके सिर्फ ओनली वन इक्वेशन सेटिस्फाई हो, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन हो। ऐसा हो कि इसका सिर्फ केवल एक सोल्यूशन x और y की केवल एक सोल्यूशन मिले, तब इसी को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और जब इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन मिलेंगे तो हम उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये बात नोट कर लीजिए कि A system is said to be consistent। तो डायरेक्ट चाहे ऐसा लिख दीजिए चाहे लिख दीजिए कि if it has least one solution, if it has least only one solution, least one solution। solution, ठीक है ना। हम कंसिस्टेंट सिस्टम कब कहेंगे इस दोनों इक्वेशन को, जब इसके केवल क्या हो, ओनली वन सोल्यूशन हो। ओनली वन सोल्यूशन मतलब x और y की सिर्फ एक वैल्यू हो जो इसको सेटिस्फाई करेगी। और दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट, दूसरा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या होगा, if it has no solution, if it has no solution, if it has no solution दिख रहा है, if it has no solution। तो ये दोनों बात याद कर लीजिए। अभी हम इसके बारे में और आगे इसी के बेसिस पर इसके और नेचर्स के बारे में बात करेंगे। बस सिर्फ यहाँ ये दोनों नोट आप कर लीजिए इसी डिफिनीशन के नीचे। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट में क्या होगा कि जब आपके पास है लीस्ट वन सोल्यूशन होगा और जब आपके पास जो है नो सोल्यूशन होगा, कोई सोल्यूशन ना मिले जब इन दोनों का पेयर ऑफ इक्वेशन का, तब हम उसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो शायद आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नहीं, यहाँ लीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, हाँ लीस्ट वन सोल्यूशन, ओनली वन नहीं। कंसिस्टेंस कब होगा, जब इट है जो लीस्ट वन सोल्यूशन, यानी कि कम से कम एक सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा
दोनों इक्वेशन का, तो हम उसे कंसिस्टेंट कहेंगे, और जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो उसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और इसी बेसिस पर हम अभी इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो इतना आपका हो गया होगा। तो चलिए अब इसके कुछ जनरल सोल्यूशन और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इसके ग्राफ का क्या नेचर होगा, इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ का क्या नेचर होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब चलिए हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लीजिए। तो आपने देखा है कि अभी मैंने आपको बताया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले कि आपने दो लाइन का इक्वेशन लिखा था। मान लीजिए आपने दो लाइन लिखा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन लिखा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन लिखा था, ये मान लीजिए L1 है, ये लाइन क्या है, L1 लाइन है, और ये L2 लाइन है। आपने ये मान लो दो इक्वेशन बनाया था जिसको मैंने L1 और L2 लाइन बोला था। अब आपको पता है कि ये एक प्लेन फिगर पर ग्राफ बनता है, दो लाइन आप खींचेंगे तो दो लाइन का किसी भी प्लेन फिगर पर अगर इसके बात करें इसके कंडीशन की, तो तीन बात होकर निकलती है। यानी कि तीन, अगर दो लाइन को हम प्लेन फिगर पर ड्रा करें तो तीन बात आती है सामने। पहली बात यह हो सकती है कि दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर जाए, दोनों लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। दूसरे केस में यह हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, बात समझ रहे हैं, दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तीसरे केस में यह हो सकता है कि लाइन ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप का मतलब होता है कि जैसे ये L1 लाइन है और इसी पर आपकी L2 लाइन भी आ जाए, इसी पर क्या आ जाए, L2 आ जाए। तो तीन केस निकलता है यहां से कि L1 L2 जो है, पहला केस कि L1 L2 इंटरसेक्ट कर जाएगी, दूसरे केस में कि वो पैरेलल हो सकती है, तीसरे केस में कि वो ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप का मतलब कोइंसाइड कर जाए, जैसे ये है इसे ऊपर नीचे हो जाए, मतलब तो इस तरीके से जब लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए तो उसी को कोइंसाइड कहते हैं, या ओवरलैप कर जाती है। तो तीन केस हो सकता है। तो ये जो तीन केस आप जानते हैं, ये बात तो जानते हैं ना, प्लेन फिगर में दो लाइन के केस में आपने नंबर लाइन और एंगल जब पढ़ा था तो वहां ये बात जानते हैं। इसी तीनों बातों के अकॉर्डिंग हम इस एल्जेब्राइक इक्वेशन को, यानी जो आपने पेयर ऑफ इक्वेशन लिखा है, इसके नेचर को भी हम लिख सकते हैं कि इसके तीन केस होंगे। वो तीन केस क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, तो वही आपको यहाँ लिखना है कि अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तब इसके कैसे सोल्यूशन मिलेंगे, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तब इसके कैसे सोल्यूशन मिलेंगे, और जब ये कोइंसाइड करेंगे तब इसके कैसे सोल्यूशन मिलेंगे। तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसके सोल्यूशन की बात करनी है कि इसके विच टाइप सोल्यूशन यू गेट व्हेन यू सॉल्व इट या व्हेन यू ड्रा द ग्राफ पेपर्स। ठीक, तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसके नेचर्स को समझ लेते हैं। तो पहला केस हम इसके अगर देखें तो इसके दो तीन केस आते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव लाइन देयर केस आर फॉलोज, थ्री केस है फॉलोज। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graphical representation of all the above graphical representation of the above three lines of the above three case are as follows. Three case are as follows. पहला है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, पहले केस में आप क्या लिखेंगे कि when the line L1 and L2 intersect at a point,
when the lines L1 मतलब इस लाइन की बात कर रहा हूं और L2 इस लाइन की बात कर रहा हूं. When the lines L1 and L2 intersect at a point, तो आपको क्या हो सकता है. तो जैसे अगर ग्राफ देखें इसका, इस केस का ग्राफ, तो मान लो ये कोई ग्राफ है, ये O है, ये Y है, ये X है. तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, मान लो ऐसा कुछ हो कि लाइन इंटरसेक्ट हो जाए. ये मान लो L1 है और ये आपकी L2 है. ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. वो पॉइंट चलो कुछ भी है, तो लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्ट कर रही है. तो आपका क्या मिलेगा, मान लो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो इसके नीचे एक ग्राफ बना लीजिएगा इस पॉइंट पर. When the line L1 and L2 intersect at a point, then ग्राफ भी आप इसको साइड में बना लीजिएगा और पॉइंट की बातें नीचे लिख दीजिएगा. देन द इक्वेशन, द सिस्टम, देखिए जब सिस्टम कहेंगे या इक्वेशंस कहेंगे वो दोनों चीजें एक ही होगी. देन द सिस्टम हैज यूनिक ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या यूनिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम सोल्यूशन, ऐसे भी ले सकते हैं. देन द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. देन the unique solution, then the unique solution of the given system of equation, solution of the given system of equation, बात समझ रहे ना. पहले केस में क्या है, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इसके यूनिक सोल्यूशन, सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा. कहां पर, इसी पॉइंट P पर. मान लो ये अल्फा बीटा, इसका एक सोल्यूशन अल्फा बीटा मिला है, जहां पर x इक्वल टू क्या है, अल्फा है, y इक्वल टू बीटा है. तो इस तरीके से इसके सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन जो मिलेगा वो एक सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक पॉइंट मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. तो आपको याद रखना है, जो कंडीशन है वो याद रखना है कि जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है. तो चलिए इसके दूसरे केस पर बात करते हैं. इसको आप नोट कर लिए होंगे आई होप की. तो केस सेकंड पर बात करें. केस सेकंड में क्या आएगा, अगर केस सेकंड देखें, देन द लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल. सेकंड है, देन द लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल. तब क्या केस होगा, डायग्राम बना लीजिएगा. पैरेलल है, लाइन क्या हो रही है, ये पैरेलल जा रही है. तो पैरेलल का मतलब मान लो ऐसे कुछ चल जाए, ऐसे, ये मान लो लाइन ऐसे पैरेलल हो गई. ये लाइन और आगे तक जा सकती है, ऐसा नहीं है. ये L1 हो गई, ये L2 हो गई. ठीक है. ये मान लो दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई. तब क्या होगा इसका नेचर, तो अब आप ये देखो, जब दोनों लाइन अलग अलग है तो क्या कोई ऐसी x और y की वैल्यू मिलेगी जो दोनों में एग्जिस्ट करेगी, सेम होगी. वो तो जैसे ग्राफ में देख रहे हो. अब ये जब ये अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है, तो x y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. जैसे ग्राफ में आप देख लो, कहीं ये दोनों लाइन का जब तक इंटरसेक्शन नहीं होगा तब तक कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं मिलेगा. ठीक है. तो इसका मतलब हुआ कि ये कोई कॉमन सोल्यूशन, यानी नो कॉमन सोल्यूशन देयर एग्जिस्ट. ठीक है ना. जब आपकी दो लाइन पैरेलल हो जाएगी तो इसका मतलब कोई कॉमन सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा. अलग अलग इसके सोल्यूशन तो मिलेंगे लेकिन कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा. तो
इसको आप नीचे लिख लीजिए कि क्या लिखे हैं, when the line L1 and L2 are parallel then there is no common solution, then there is no common solution, there is no common solution exist, नो कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये दूसरा केस है कि जब आपकी दो लाइन पैरेलल होगी तो कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसका क्या हुआ कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। दैट इज मीन्स गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज मीन्स गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। समझ आए ना? इनकंसिस्टेंट क्या होता है, मैंने नोट में लिखवाया था। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। पहले वाले में कंसिस्टेंट होगा क्योंकि उसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है, लीस्ट वन सोल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट है। ये नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा जिसलिए सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये बात याद हुई। तीसरा केस देखिए, तो तीसरा केस के लिए आप नोट कर लीजिए। तीसरे केस में क्या है, केस थर्ड जो है, अब तीसरे केस में लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। तो आप लिख सकते हैं व्हेन द लाइन L1 L2 आर कोइंसिडेंट, व्हेन द लाइन L1 and L2 are coincident, अब जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ, इसको भी समझ लीजिए कि दोनों लाइन अगर ओवरलैप कर जाए, कोइंसिडेंट का मतलब ओवरलैपिंग। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अब कोइंसिडेंट कर रही है तो यानी कि आपकी लाइन, मान लो इसको ऐसे ही कर दो, ये बनेगा, ये L1 हो जाएगी और ये L2 हो जाएगी। अगर मान लो दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर गई तो क्या होगा केस, ये दोनों लाइन ऊपर नीचे आ गई, मतलब ओवरलैप कर गई, कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको। इसी ओवरलैप को ही हम कोइंसिडेंट कहते हैं। तो अगर ये कोइंसिडेंट कर जाएगी तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, ये चीज आपको देखना है। तो आपने क्या लिखा कि व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट या आर ओवरलैपिंग, देन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, देन सिस्टम हैज, देन इक्वेशन या सिस्टम कुछ भी लिख लीजिए, इक्वेशन हैज इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली लिख लीजिए, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तो क्योंकि इसके मेनी सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो दैट इज मीन्स इट इज एन कंसिस्टेंट। अब ये नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो ये तीसरा केस था। आई होप कि आपको ये तीनों केस याद होंगे, लाइन के ये तीनों केस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये तीनों केस जो है वो याद होंगे। तीनों केस में अब तीन बात निकल कर सामने आई है। केस फर्स्ट है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सोल्यूशन मिलेगा, और एक सोल्यूशन मिलेगा तो कैसा नेचर होगा, कंसिस्टेंट होगा सिस्टम इक्वेशन, सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा।
दूसरा है कि लाइन पैरेलल हो रही है, तो लाइन जब पैरेलल हो रही है तो आपको ये पता है कि उसके कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इस केस में सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। और तीसरा केस है कि अगर लाइन कोइंसिडेंट कर रही है या ओवरलैप कर रही है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, और उस केस में सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ये तो आपने जो अभी ये पढ़ा है, यानी कि जो अब तक मैंने बताया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये कैसा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसी बात को, जो अभी मैं बोल रहा हूं तीनों केस, इसी बात को हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हाउ यू दिस इज रिप्रेजेंटेड या दिस इज रिप्रेजेंट कैन यू, तो अब हमें इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा इस तीनों केस में, उस पर हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होगा। ये से तो हमें नॉर्मली ये याद हो गया है, लेकिन इसका मैथमेटिकल अप्रोच हमें ये जानना है, ना कि हमें ज्योमेट्रिकल अप्रोच जानना था। हमने ज्योमेट्रिकल अप्रोच आपको बता तो दिया है, लेकिन इसका हमें मैथमेटिकल अप्रोच देखना है कि इसके मैथमेटिकल अप्रोच में ये तीनों केस कैसे एग्जिस्ट करते हैं या कैसे केस अराइज होता है। तो हम चलिए इस पर बात करते हैं। इतना आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए इसका मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख कर लीजिए। अब यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसका हमें पूरा सिस्टम लिखना है, तो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेट द, इसको ऐसा लिखिए कहीं से, द गिवन दैट द सिस्टम of linear equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has first। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। पहला केस है हैज यूनिक सोल्यूशन, हैज यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन इफ ये इक्वेशन जो होगा गिवन दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज यूनिक सोल्यूशन। ये यूनिक सोल्यूशन होगा किस केस में? इफ एंड ओनली इफ एंड if and only a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। ये समझ रहे ना? ये पहला केस है कि इसके यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा जब इसकी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी कि a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon a2। ये क्या है? ये a1 a2 b1 b2 ये आपस में क्या हो? बराबर ना हो। अगर इक्वल ना हो तब ये यूनिक सोल्यूशन देगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। दूसरा है इसका कि नो सोल्यूशन। क्या होगा? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन इसके क्या होंगे? नो सोल्यूशन होंगे इफ एंड ओनली नो सोल्यूशन होगा इफ एंड ओनली a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ये समझ रहे ना? तीसरा केस क्या है? a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ये दूसरा केस है। तीसरा है आपका कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन।
solution, infinitely many solution, if and only if and only क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये कंडीशन। तो आपने ये तीन कंडीशन मैथमेटिकल देखा, जिसको ग्राफ के थ्रू अभी आपने लिखा था। अब ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऊपर जो अभी आपने देखा था वो ग्राफ के थ्रू देखा था। तो अभी ये आपने अगर देखा हो तो इसके दो केस में, यानी नो सोल्यूशन में यहाँ इनकंसिस्टेंट है और ये दोनों पर आपका कंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट और थर्ड पर कंसिस्टेंट होगा और सेकंड पर नो कंसिस्टेंट होगा, तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आई होप कि ये इतनी बात आपको समझ में आई है। ठीक है, अब इतना अगर आपको समझ में आया है तो इसको अगर हम समराइज कर दें, इस पूरी बात को हम समराइज करें, तो चलिए इसको पूरा हम समराइज कर देते हैं एक चार्ट में। तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इसका ये चार्ट है, पेयर ऑफ इक्वेशन के जो नेचर्स हैं वो चार्ट में दिया गया है। ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके दो केस होंगे, एक कंसिस्टेंट होगा, एक इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट में दो केस आएगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, एक इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। और इनकंसिस्टेंट के लिए, नो सोल्यूशन के लिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। तो अब ये तो बात हुई इसकी। अभी हमें अब इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम पहला जो है वो ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन है, तो ग्राफिकल मेथड के सोल्यूशन हम बाद में बताएंगे। अभी आप इसका यूज करना सीखिए कि इस चार्ट का यूज कैसे करेंगे या इस पूरे सिस्टम का यूज कैसे करना है। अब जो प्रॉब्लम होगी इसमें मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करेंगे, जैसे देखिए एक्स वाई तो वेरिएबल है, उसकी कोई बात नहीं। यहाँ जो रियल नंबर दिए हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसी में आपको रियल नंबर के स्थान पर कोई भी वेरिएबल k दे देंगे, m दे देंगे, n दे देंगे, a दे देंगे, b दे देंगे, और आपसे ये कह देंगे कि इफ गिवन इक्वेशन हैव सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k a b c, जो भी अननोन वेरिएबल होगा, जो अननोन कांस्टेंट होगा, उसको आपको फाइंड करने के लिए इसी तीनों में से कोई कंडीशन बता देंगे। अब उन्होंने कह दिया कि इफ गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। तो आपको ये लगाना पड़ेगा, यूनिक सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन याद होनी चाहिए। और प्रूव करने के लिए कह दिया कि दो इक्वेशन दे दिया, चेक द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू। तो इस तरीके से भी। तो आपकी एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है वो, उसमें तो कुछ कराना नहीं है, वो तो वर्ड प्रॉब्लम थी, सिचुएशन बनाना था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम बाद में जब आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाएंगे तो उस समय उसके बारे में बात करेंगे। तो 3.1 की तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके जहां तक की बात 3.2 की है, तो उसमें ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन अब इस लेक्चर में हम नहीं कवर करेंगे, उसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे आपके लिए। तो लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से अगर आप देखें तो हमें लगता है कि आपका जो 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस हैं, दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी बुक में दूसरा क्वेश्चन दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान फाइंड द वेदर द लीनियर रिप्रेजेंटेशन फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल कोइंसिडेंट। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको ये बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा, ये आपको बताना था पहले वाले में। और कंसिस्टेंट है कि यार नॉट कंसिस्टेंट, ये बताना है। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन में ऑन कंपेयरिंग द दिस फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन दिया है, आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। और फिर आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो ये आपका हम क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी ग्राफिकली नहीं बताए हैं, तो ग्राफिकली बता देंगे तभी कर पाएंगे आप। बाकी इसमें उस तरीके के क्वेश्चन तो नहीं दिए गए हैं जैसा हम सोच रहे थे कि के की वैल्यू निकालने के लिए। अभी इसमें हो सकता है आगे दिया हो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको, हाँ आगे मिलेगी। अभी ये आपको आगे मिलेगा आपका ये क्वेश्चन
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर आप करना चाहें तो 3.5 के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक आप कर सकते हैं। तो लेकिन चलिए हम इस पर कुछ एक आध दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है आपको। तो चलिए देख लीजिए, एक क्वेश्चन, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर है 3। आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, ये सभी सेम होगा, 3 और 2 के लिए सही है। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है कि आपको करना है अपनी बुक से, हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट, या फिर इसमें मैं कह दे कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट, कुछ भी पूछ ले, तीनों कंडीशन से कौन सी होगी तो उसमें से, या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछे कुछ भी, तो आपको करना है। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट बाय द कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2। आपको इक्वेशन दिए रहेंगे, उससे आपको कंपेयर करना है। तो देखिए, तो ये इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो इसको आप जनरल फॉर्म में बदल दो। तो इसको आप कंपेयर करना हो तो इसको जनरल फॉर्म में बदल दो, 2x, या ऐसे ही रहने दो, डायरेक्टली आप इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली कंपेयर कर लो, द गिवन इक्वेशन को, ये इक्वेशन दिया है तो इक्वेशन को कंपेयर कर लो। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, हम इससे क्या करें, कंपेयर कर ले। देन d है, अब डायरेक्टली हम यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकाल लो। देन a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, और c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, चूंकि 8 इधर लाओगे तो -8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ से, b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा यहाँ से, और c, क्योंकि c इधर लाओगे ये 9 इक्वल के उधर है, इसको इधर इक्वल टू 0 करोगे तो ये c इक्वल टू आ जाएगा, c2 इक्वल टू आ जाएगा -9। ठीक है, हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो अब हम ऊपर रख कर दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो आगे आप इसको लिखेंगे, नाउ a1/a2 निकालिए, a1/a2 2/4 इक्वल टू 2 2 जा 4 1/2, b1/b2 -3/-6, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 1/2। और c1/c2 एंड c1/c2 इक्वल टू क्या आएगा -8/-9, तो ये तो कैंसिल हो गया, आ जाएगा 8/9। अब आप तीनों रेशियोज के बारे में देखिए क्या है, तीनों रेशियोज को कंपेयर करिए, तीनों रेशियोज को कंपेयर करके तो बताइए क्या आता है। आप देखिए, तो बाकी रख कर दे रहे हैं, समझ गए होंगे ये सब सारी चीजें। तो अब 3 रेशियो मिल गए हैं, तीनों रेशियो देख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आप डायरेक्ट, यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, कैसे, यहाँ देख रहे हो a1/a2 1/2 है, और जबकि ये क्या है नॉट इक्वल टू 8/9। तो इससे जो है ये कंडीशन आई। अब ये कंडीशन किसका है, अब आपको ये बताना है। ये आपको मैं जो मैथमेटिकल 3 केस लिखवाया हूँ उसमें से बताइए। a1/a2 इक्वल टू b1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या होता है,
इक्वेशन हैज नो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट एंड देयर हैज नो सोल्यूशन, यही तो होगा। यानी कि नो सोल्यूशन है और नो सोल्यूशन पर ही इनकंसिस्टेंट होता है इक्वेशन, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंट होगा क्योंकि नो सोल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले तो आप नेचर पता होना चाहिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो नेचर था वो पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। तो यहाँ आप लिखोगे कि सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, so system of equation is inconsistent क्या होगा, inconsistent and therefore has, and अगर मान लो उसने पूछा होता, ये दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि हैज नो सोल्यूशन, हैज पैरेलल, हैज कोइंसिडेंट, तो सो इनकंसिस्टेंट एंड ये अच्छा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट है, हैज नो सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन एंड देयरफॉर एंड हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब इसका एक बात यहाँ ये बताइए कि ये क्या होगा, जैसे दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ये बताइए कि इसमें ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट, तो इस केस में बताइए कि इसमें क्या होगा, पैरेलल होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पैरेलल होगा कि इंटरसेक्ट करेगा कि आपका एट अ पॉइंट होगा। एंड तो यहां हम लिख दे रहे हैं ये क्या होगा, क्योंकि नो सोल्यूशन दे रहा है तो इसका मतलब पैरेलल होगा। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज पैरेलल, एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल। तो तीन बात निकल कर आई कि सोल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेचर कैसा है, कि पैरेलल है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि कोइंसिडेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप करिए, जो भी आपके पास बुकेज हैं आप उससे निकाल करके उससे करने की कोशिश करिए। आपके 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, 2-3 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा, तीसरा, चौथा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, मैं उसको बताऊंगा, जो कंसिस्टेंट करेगा उसको बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका ग्राफिकल सोल्यूशन बताएंगे कि हाउ यू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड एंड अदर मेथड्स। तो अब इसके हम सोल्यूशन पर बात करेंगे, अभी तक हमने सोल्यूशन के नेचर पर बात किया है। तो चलिए आप इतना करिए और इसका नोट्स तैयार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।